हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 में जो कि आपका ट्रेड का पार्ट देखेंगे। ये होता है आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है और आपको जो है इसमें पास करना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले हमने 2 वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं हम कैसे आग बुझाया जाता है, कैसे जो फर्स्ट एड दिया जाता है। तो इसके ऊपर अगर जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप किस तरह से बनाइएगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी जो देखते हैं हम कि सॉफ्ट स्किल के बारे में देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है। पिछले 2 वीडियो हमने कवर कर चुका, तो अब देखेंगे हम सॉफ्ट स्किल देखेंगे कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है। तो किसी कारीगर में स्वाभाविक कौशल को आपात स्थिति में लाभप्रद हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो मृदु कौशल बोलते हैं या सॉफ्ट स्किल कहते हैं। आगे देखते हैं कि यह 5S सिद्धांत पे काम करता है। यह एक जापानी शब्दों का समाकलन होता है। तो देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन सॉफ्ट स्किल से कैसे पूछा जाएगा कि 5S के सिद्धांत जो है किस देश के द्वारा दिया गया है। तो आपका जो है किस शब्द के द्वारा दिया गया है, तो जापानी शब्दों का समाकलन किया गया है। 5X एक चक्रीय क्रम है जो सतत विकास की प्रक्रिया को उन्नति करता है। तो एस मतलब क्या होता है, शॉर्ट मतलब होता है छटनी, एस होता है सेट इन ऑर्डर, एस मतलब होता है साइन मतलब चमकना, एस मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, एस मतलब होता है सस्टेन। तो इसका जो होता है आप हिंदी देख सकते हैं कि, लेकिन आपको जो है 5S का जो हो जाएगा, 5S जो होता है आपको A to Z इसका इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा। एस मतलब होगा शॉर्ट, एस मतलब शॉर्ट मतलब होता है आपका छटनी, एस मतलब दिया गया सेट इन ऑर्डर क्रम निर्धारण हो जाएगा, एस मतलब हो जाएगा साइन मतलब चमकना हो जाएगा, एस मतलब होगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन, एस मतलब हो जाएगा आपका सस्टेन। तो ये आपको याद कर लेना होगा। अगर आपका जो है इसी तरह से विच वन इज द ऑड पूछ देगा क्वेश्चन में, 5S का जो है विच वन इज द ऑड है, तो ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आगे देखते हैं, ये देखिए एक डायग्रामेटिकली मेथड से समझाया हुआ है कि देखिए शॉर्ट मतलब होता है, यहाँ पे दिया गया शॉर्ट मतलब छटनी करना, जैसे बड़ा है छोटा इस तरह से शॉर्ट मतलब छटनी किया गया है। सेट इन ऑर्डर मतलब कि एक ऑर्डर में रखने के लिए बोला गया है। उसके बाद बोला गया है साइन मतलब चमकाने की बात बोला गया है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन बोला गया है। उसके बाद सस्टेन बोला गया है कि कायम करना है। आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मृदु कौशल के चक्रीय प्रक्रिया का विवरण। चक्रीय प्रक्रिया का विवरण पहला होता है शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इससे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत अनावश्यक सामग्री को कार्य प्रणाली से अलग किया जाता है, जैसे कि रद्दी अतिरिक्त कागज माल छटाई होता है। तो शॉर्ट के मतलब क्या होता है कि अगर अनावश्यक सामान है उसको जो हम अलग करने की काम करते हैं, शॉर्ट मेथड में। आगे देखते हैं सेट इन ऑर्डर। इसके तहत सभी आवश्यक सामग्री जितने हैं उसको कार्यस्थल पर व्यवस्थित किया जाता है ताकि सरलता से प्रयोग किया जा सके, जैसे कि कार्य क्षेत्र व स्थल की रूपरेखा तैयार करना, लेवल स्थापित करना। ऐसा जो है सेट इन ऑर्डर में किया जाता है। सेट इन ऑर्डर के बाद आपका आ जाता है साइन। साइन क्या बोलता है, साइन मतलब होता है चमकना। इसके तहत सभी मशीन व कार्यस्थल की स्वच्छता की जाती है और स्वच्छ वातावरण में कार्य होता है कामगार व उपकरण दोनों हेतु उपयुक्त होता है। आप समझ गए। उसके बाद हो जाएगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण। इसके तहत कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रक्रिया का नामकीकरण किया जाता है। सभी चरण के कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन, नियमित जांच व कार्य की निरंतरता होती है। आगे देखते हैं कि 5 हो जाएगा आपका कायम करना। कायम मतलब होता है सस्टेन हो जाएगा। इसका उद्देश्य उचित माध्यम से सभी विधियों व प्रक्रियाओं को कायम रखता है। इसके बिना बाकी सभी उपलब्धियां अधिक दिनों तक नहीं रहती है। इसके तहत संकेत व पोस्टर, समाचार पत्र, विभागीय भ्रमण, प्रदर्शन आदि का शुभारंभ किया जाता है। तो इसके मतलब सस्टेन का मतलब हो गया कि सस्टेन का मतलब क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट देना किसी भी प्रोडक्ट का। आगे देखते हैं कि 5E होता है। एक होता है आपका 5E। 5E का मतलब होता है क्या, सुरक्षा प्रोग्रामों के 5 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका एजुकेशन के बाद हो जाएगा आपका इंक्रोगमेंट मतलब होता है प्रोत्साहित करना। उसके बाद हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इन्फ्रोचमेंट मतलब कि परिवर्तन। उसके बाद हो जाएगा आपका इवोल्यूशन। तब 5E जो हो जाएगा, ये भी आप ध्यान दीजिए कि 5E क्या होता है,
जो आपको जो है ये सभी क्वेश्चन जो है 5E 5S जो है विच वन इज द ऑड करके एग्जाम में देखने को आपको मिलते ही रहता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानक और मानकीकरण मतलब कि स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। तो किसी वस्तु क्रिया हेतु नियमों द्वारा व्यवस्थित पहुंच के लिए मानकीकरण एक सूत्रीकरण प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उपभोक्ता व निर्माता के लाभ के लिए क्रियात्मक स्थितियाँ तथा सुरक्षा आवश्यकताओं विशेष रूप से स्पष्टता मित्रवता संवर्धन के लिए उपयुक्त होता है। किसी भी राष्ट्र के निर्मित सामग्री जैसे कि औजार उपकरण एक निश्चित मानक का जो होता है एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मानक और मानकीकरण क्या बोला है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो होता है 1 सेंटीमीटर में अगर 10 mm होता है तो इंटरनेशनली जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो बस यहाँ पे कहने का मतलब ही यही है। इस आवश्यकता की पूर्ति के मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। तो देखिए इस तरह के पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है कि मतलब कि 1 kg में हमको जो है 1000 ग्राम लेना है। तो जब 1 kg में हमको 1000 ग्राम लेना है तो स्टैंडर्डाइजेशन ओवरऑल वर्ल्ड में हमको यही जो यूज करना होगा, तभी जाकर के एक स्टैंडर्डाइजेशन मानक हो सकता है। जो माप तकनीक मापकों प्रतीकों उत्पादों व प्रक्रियाओं ज्ञान व भरण की सुरक्षा को निर्देशांक ISO संख्या युक्त अनेक पुस्तिकाओं द्वारा होता है। भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में क्या है। तो एक होता है आपका भारतीय मानक ब्यूरो BIS का भी आप फुल नाम याद रखिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी विभिन्न वस्तुओं के लिए पुस्तिकाओं का विनिर्देश करता है, डायरेक्शन देता है। उसके बाद हो जाएगा बिजली के उपकरण मशीन आदि सभी BIS ISI प्रमाणित होता है। ISI प्रमाणित होता है। ये सभी का फुल फॉर्म देखते हैं हम। तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का मतलब हो जाएगा आपका भारत ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का मतलब हो जाएगा ISI का मतलब ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISI का मतलब हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो होता है किसका ISI का होता है। BSI का हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ISO का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। GIS का मतलब होता है जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। इसी तरह से जो होता है हर किसी देश का अपना अपना एक होता है, वहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। एक होता है DIN का मतलब होता है डचेज इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्म। उसके बाद घोस्ट है। घोस्ट किसका है तो रसिया का है। रूस का स्टैंडर्ड संगठन है। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका का है। आगे देखते हैं BIS का मतलब क्या होता है। BIS स्टैंडर्ड द्वारा उपभोक्ताओं का लाभ कैसे होता है। तो देखते हैं इसके एक स्वतंत्र तकनीक राष्ट्रीय संगठन के रूप में अनुरूपता प्राप्त होती है। इसके द्वारा मानक उत्पाद को चयन करने में सहायता मिलती है। मानक उपमानक गुणवत्ता होने पर ISI चिन्हित उत्पादों को निःशुल्क प्रतिस्थापित प्राप्त हो जाता है। अगर इस प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन होता है तो ISI का जो होता है निःशुल्क जो है प्रतिस्थापन जो होता है प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा शोषण तथा धोखे से रक्षा होती है। इसके द्वारा जीवन और संपत्ति संकट के लिए सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है और इसके इत्यादि विश्वसनीय बढ़ती जाती है। इसके उत्पाद का जो है विश्वसनीय बढ़ते जाता है। जैसे कि देखिए आप कहीं भी खरीदने जाते होंगे तो ISI का मार्का देख करके लेते हो कि हाँ रड हम ले रहे हैं तो ISI का मार्का देख करके ले रहे हैं और तो ये समझते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड का जो है आपको दिया गया है। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो है इस पर मार्का लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब कि ये प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और जब उस पर प्रोडक्ट ISI का मार्का लग जाता है तो समझिए कि इंडिया में जो है बहुत अच्छा विश्वसनीय हो जाता है और उस उत्पाद के लिए भी विश्वसनीय माना जाता है। आगे बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन। आज के औद्योगिक युग में मनुष्य विकास के नाम पर दिन प्रतिदिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। प्रदूषण की मात्रा हानिकारक स्तर पर पहुंच चुकी है और पृथ्वी की रक्षा कवच कहीं जाने वाली ओजोन परत नष्ट होने वाली है। तो देखिए ये बोला गया है क्या कि
प्रदूषण की मात्रा हानिकारक स्तर पर पहुंच चुकी है और पृथ्वी की जो रक्षा करने वाली, पृथ्वी की रक्षा करने वाली कौन होती है, तो ओजोन होती है। ओजोन का परत जो है आजकल आप सुन रहे हो कि ओजोन का परत जो होता है आपका जो है क्षय होते चला जा रहा है। तो सब किसकी वजह से हो रहा है, तो ये सभी जो होता है कि प्राकृतिक हानिकारक गैस जो निकल रही है वायुमंडल में, उसकी वजह से ऐसा होता है। अतः ऊर्जा संरक्षण आवश्यक हो गया है, तो ऊर्जा संरक्षण को भी करना है। आगे देखते हैं ऊर्जा जांच एवं ऊर्जा संरक्षण का अवसर कैसे बोला जाता है, एनर्जी ऑडिट एंड एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है, ऊर्जा जांच। देखते हैं कि ऊर्जा जांच एक प्रकार का सर्वे है जो किसी संगठन संयुक्त उपकरण के द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिए ऊर्जा की खपत में बिना किसी अवयव की कमी ला सकता है तथा उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। इस सर्वेक्षण की सहायता संबंधित सुझावों को ऊर्जा संरक्षण अवसर कहा जाता है। अतः ऊर्जा संरक्षण अवसर ऊर्जा संरक्षण करने में सहायक वे अवसर है जो कभी भी रूप में ऊर्जा का संरक्षण सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए आपका श्रेणी में बांटा गया है। तो श्रेणी ए देखते हैं, श्रेणी ए को हम क्या बोलते हैं, माइनर इको बोला जाता है। तो लघु ऊर्जा संरक्षण अवसर माइनर इकोस अधिकतर साधारण रूप में होता है। इसे सरलता से संचालित इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ऐसे अवसर कम निवेश, लेस इन्वेस्टमेंट तथा क्रम क्रियान्वयन समय वाले होते हैं। ये अवसर निम्न तत्वों से संबंधित होते हैं। तो वे तत्व कौन कौन से हैं, तो रिसाव बिंदुओं की रोकथाम होता है, लापरवाही से होने वाले बर्बादी को रोकता है, गृह व्यवस्था को कायम रखता है। आगे देखते हैं श्रेणी बी वाले को देखेंगे। तो मध्यम ऊर्जा संरक्षण अवसर मीडियम इको को माध्यमिक ऊर्जा संरक्षण अवसर एक भी कहते हैं। यह प्रायः लघु ऊर्जा संरक्षण अवसरों की अपेक्षा थोड़े से जटिल व कठिन होता है। इससे ऊर्जा संरक्षणों के लिए अतिरिक्त निवेश या एडिशनल इन्वेस्टमेंट तथा लंबे क्रियान्वयन समय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, ऊर्जा संरक्षण की विधियां देखेंगे। प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का देखेंगे, जो ऊर्जा संरक्षण की निम्नलिखित विधियां होती है। वाहन संयोजन संयंत्र की ऊर्जा बचत हो जाएगा। उसके बाद वियामक उपायों के माध्यम से ऊर्जा का बचत हो जाएगा। किस तरह से ऊर्जा को बचत करना है, आर्थिक उपायों के माध्यम से ऊर्जा की बचत होना चाहिए। जागरूकता एवं शिक्षा के माध्यम से आपका ऊर्जा की बचत होना चाहिए। तो आपको देखते हैं, आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1970 के प्रारंभ में गल्फ ऑफ शॉक के फरवरी 2000 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी की पहल पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आगे देखते हैं, इस प्रकार वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण संबंधी अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सितंबर 2001 में अस्तित्व में आया था। इसके उद्देश्य ऊर्जा कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करना तथा ऊर्जा की बर्बादी को कम करना है। आगे देखते हैं, भारत में बजट में ऊर्जा अधिनियम 1 अक्टूबर 2001 को प्रकाशित हुआ, परंतु देश भर में यह 2002 में लागू हुआ। एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत के बजट में ऊर्जा अधिनियम के ऊर्जा 1 अक्टूबर 2001 को प्रकाशित हुआ था, परंतु देश भर में 2002 से लागू हुआ है। अतः ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसे मार्च 2002 में प्रभावित माना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ने ऊर्जा संबंधी नियमों को उपभोक्ताओं के लिए आदेशात्मक बनाया है और इस अधिनियम की अवहेलना करने के दंडनीय प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। अतः यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2007 को आया है। आगे देखते हैं कि स्मरणीय तथ्य क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, स्मरणीय तथ्य मतलब कि आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा ऑटोमोबाइल वाले से, तो उसको हम पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। और वन लाइनर के बाद आपका जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिससे आपका एक चैप्टर जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है वन लाइनर का। इंजन व्हीकल को खोलना, बांधना, अनुरक्षण व मरम्मत करना, ट्यूरिंग, निरीक्षण और ओवरहोलिंग करना इत्यादि मैकेनिक डीजल का मुख्य कार्य होता है। सही बात है। सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ सुरक्षित रहना है। आगे देखते हैं कि संपूर्ण सुरक्षा में स्वयं की सुरक्षा के साथ मशीनों एवं कार्यखंडों की सुरक्षा की संहिता रहती है। किसी भी मशीन को जानकारी के अभाव
में नहीं चलाना चाहिए। तो अगर किसी भी मशीन की आपके पास जानकारी नहीं है तो उसको बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं, अनिवार्य संकेतों द्वारा कारीगर की सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर इन संकेतों के सहज समझ लेते हैं। आगे बताते हैं, अगर बात आपको बोला गया कि कार्य अनिवार्य संकेतों को जो है कारीगरों को जो है सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और जो है कारीगर जो है इनको पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे देखते हैं, सूचनात्मक संकेत वर्गाकार होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा, सूचनात्मक संकेत जो होता है वर्गाकार होते हैं तथा यह हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति या सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कारखाना में अधिकतम दुर्घटना असावधानी के कारण होती है। आगे देखते हैं कि किसी दुर्घटना व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किए जाने वाला उपचार को हम क्या बोलते हैं, तो प्राथमिक उपचार बोलते हैं। जैसे कि मुंह में हवा भरना, अगर इनकेस मान लिया जाता है कहीं पे जल गया है तो बोला जाता है कि बॉडी को जो है हवा से कॉन्टेक्ट को तोड़ दे, उसको जो है पूरी तरह से ढक देना चाहिए। वैसे जो होता है आपका फर्स्ट एड बोला जाता है। अगर हाथ वगैरह कट गया हो तो ब्लड निकल रहा हो तो ब्लड को रोकने की प्रावधान करनी चाहिए कि ताकि ब्लड रुक जाए, बॉडी से ज़्यादा ब्लड बाहर ना जाए, उसके लिए जो है वहाँ पे दवाई रखा जाता है। आगे देखते हैं कि जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, मूर्छित मतलब कि बेहोश व्यक्ति के श्वास नली में पेय पदार्थ जाने से दम घुटने का भय बना रहता है। तो देखिए इनकेस अगर मानते हैं कि श्वास नली में कभी भी अगर आपका जो है पानी चला, जो पेय पदार्थ मतलब पेय पदार्थ बोला गया पानी हो सकता है या और कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे हम पानी को लेते हैं कि अगर मानते हैं कि श्वास नली में पानी चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस कंडीशन में जो है आपका दम घुटते रहता है। आगे देखते हैं क्या कि समिति कार्य क्षेत्र में कार्य करने की जगह समिति होती है। साथ ही प्रकाश व हवा की कम आते हैं, जैसे कि पाइपलाइन, टैंक, बॉयलर, डक्ट आदि होता है। ये सभी जो होता है कार्य क्या बोला गया कि सीमित कार्य क्षेत्र में कार्य करने की जगह जो होती है सीमित होता है। जो देखिए कॉन्टेक्ट पार्ट अगर मानते हैं कि आपके घर में एक टैंक है, टैंक को साफ करना है तो हमें कार्य करने की क्षमता बहुत कम है, तो वही बोला गया है कि वैसे जगह कौन कौन से है जहाँ प्रकाश और हवा कम आते हैं। तो पाइपलाइन में आपको काम करना है, टैंक में काम करना है, बॉयलर में हेल करके काम करना है, डक्ट आदि में इत्यादि में काम करना है। तो वो सभी जो होता है कार्य समिति जो होता है, कार्य सीमित क्षेत्र होता है वहाँ पे। हाउस कीपिंग समिति कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आते हैं, हाउस कीपिंग जो होते हैं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे देखते हैं, किसी कार्य खंड पर वेल्डिंग, क्या बोला गया है, किसी कार्य खंड पे वेल्डिंग, कटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग आदि प्रक्रिया की जाती है, उसे हॉट वर्क कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो है लो स्पार्क ऊष्मा निकलती है। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि हॉट वर्क हम किसको कहते हैं, तो हॉट वर्क के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो आपका देखिए वेल्डिंग के टाइम जो होता है आपका निकलता है, कटिंग के टाइम पे निकलता है, कुछ प्रकार के चिंगारी निकलता है, उसके बाद वेल्डिंग के टाइम पे निकलता है, ब्रेजिंग के टाइम पे आपका कुछ प्रकार के चिंगारी निकलता है, लौ निकलता है, स्पार्क निकलता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को हम हॉट वर्क बोलते हैं। आगे बोलते हैं, हॉट वर्क करने से पहले हॉट वर्क परमिट लेना आवश्यक होता है। इसका मतलब क्या है कि हॉट वर्क अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग करने के पहले आपको जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है परमिट लेना आवश्यक होता है। कार्यशाला में 120 वोल्ट से अधिक डीसी वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कार्यशाला में जो होता है 120 वोल्ट से अगर अधिक आपका डीसी वोल्टेज जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ पे ये संकेतक आपको दिया गया है। आगे देखते हैं कि घटना के पहले 30 मिनट में गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। तब घटना के बाद अगर 30 मिनट को गोल्डन आवर्स की अवधि बोला जाता है। आगे देखते हैं कि अपशिष्ट कागज सेग्रेशन हेतु बीन्स का रंग कोड नीला होता है। मटेरियल हैंडलिंग उपकरण क्रमशः कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक, फोर्कलिफ्ट ट्रक, वायर रोप स्लिप, ये सभी होता है। आगे देखते हैं कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं कि
यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का प्रयोग मटेरियल को सीमाबद्ध करने हेतु किया जाता है। प्लास्टिक कचरा के लिए प्रत्युक बैग का रंग जो होता है आपका पीला होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में इन केस पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको जो पर्यावरण से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही ट्रेड में। तो प्लास्टिक कचरा से प्रयुक्त रंग का कलर कैसा होता है, तो आपका पीला होता है। आगे देखते हैं कि वायर रोप सीलिंग का प्रयोग कार्यशाला में हल्के व भारी सामान को उठाने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने हेतु किया जाता है। कन्वेयर का प्रयोग तब किया जाता है जब मटेरियल को एक निश्चित पथ पर दो विशिष्ट बिंदुओं के मध्य स्थानांतरित करना होता है। फोर्कलिफ्ट ट्रक एक शक्तिशाली ट्रक है जो मटेरियल को गैस इंजन, पेट्रोल इंजन व बैटरी इंजन से शक्ति प्राप्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी कार्यशाला में प्रयुक्त सुरक्षा मानक तथा नियम ही सुरक्षा की कुंजी होती है। किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो मृदु कौशल कहलाता है। कार्यशाला में 50 वोल्ट AC एवं 120 वोल्ट DC से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्या बोला गया है, ये 50 वोल्ट AC और 120 वोल्ट AC से अधिक जो होता है आपका दुर्घटना का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं 5S छटनी 5S अभिधारण को रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो छटनी जो होता है 5S में आप देखे होंगे, 5S में जो छटनी होता है उसको हम रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाते हैं। आगे देखते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम को वेतन भुगतान अधिनियम भी कहा जाता है। हॉट वर्क सीमित कार्य क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है कम कर सकता है। तो देखिए हॉट वर्क क्षेत्र में क्या बोला गया है कि हॉट वर्क क्षेत्र में अगर इनकेस आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के टाइम में जो आपको कुछ मटेरियल वहाँ पे धुएं स्मोक टाइप में निकलेगा। तो अगर स्मोक के टाइप में निकल रहा है तो उसके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होना चाहिए ताकि गैस को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि उस एरिया में जो है ऑक्सीजन की स्तर को कम कर सकता है। आगे देखते हैं कि कार्यशाला में मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों से तात्पर्य ऐसे उपकरण से हैं जो विनिर्माण, खपत, भंडारण, नियंत्रण एवं सामग्रियों एवं उत्पादों की सुरक्षा हेतु किए जाते हैं। आगे देखते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि PPE किट आप जानते होंगे कि जैसे कोरोना में जो है बहुत सारे लोग PPE किट, डॉक्टर लोग जो है PPE किट पहन करके काम कर रहे थे, पुलिस लोग PPE किट पहन करके काम कर रहे थे। तो वही हो गया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साधन है जो विविध रूप से मानव शरीर के आवरण के रूप में रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं अवांछित व अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। तो जो कि अवांछित पदार्थ है या बिना उपयोगी पदार्थ है उसको हम क्या बोलेंगे, अपशिष्ट बोलेंगे। 415 वोल्ट का खतरा एक चेतावनी चिन्ह है। 415 भी जो होता है खतरा जो होता है एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह होता है। हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रभाव को टच पोटेंशियल कहते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाले धारा का मान जो होता है 1 माइक्रो एम्पियर से कम होता है। तो विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर मानव शरीर से गुजरने वाले धारा का मान जो है 1 माइक्रो एम्पियर से अगर कम होता है तो विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में 10,000 ओम से लेकर के 0.5 मेगा एम्पियर तथा गीली अवस्था में जो है 1,000 ओम तक होता है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये वाले क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुंह से मुंह कृत्रिम श्वास प्रक्रिया में रोगी को वायु की अधिक आवश्यकता प्राप्त होती है। सूखी लकड़ी ड्राई वुड विद्युत का कुचालक होता है, अतः विद्युत झटके से बचाव हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ये तो आप जानते हैं। सुरक्षा में IE नियम के अनुसार स्वीकृति आवृत्ति भी जो होता है ±3% होता है। खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली वार थंडर स्टॉर्म की आसान शिकार होते हैं। आगे देखते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम हेतु यूपीएस बोला जाता है। यूपीएस बोला गया है क्या कि जीवन रक्षा प्रणाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम हेतु यूपीएस
अनइरुप्टेबल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए इनकेस अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है। यूपीएस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अगर मान ले रहे हैं कि आपका लाइन कट गया तो लाइन कटने के कंडीशन में आप जो है कंप्यूटर को कुछ हद तक आप अपने काम को स्टॉप कर करके कि पावर आपको सप्लाई मिल सके, तो कुछ हद तक आप काम कर सकते हैं ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा हानि ना हो। इसीलिए जो है यहाँ पे यूपीएस का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने हेतु अधिकतम उसके शरीर से प्रभावित धारा का मान 9 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 10 माइक्रो एम्पियर तक होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा की श्रेणी में नहीं आता है। सड़क सुरक्षा जो है आपका व्यावसायिक सुरक्षा की श्रेणी में नहीं आता है। आगे देखते हैं कि CO2 अग्निशमक श्रेणी बी व डी की आग बुझाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए CO2 जो होता है आपका बी व डी को बुझाने में किया जाता है। तो देखिए बी में कौन सा होता है, तो बी में जो होता है आपका क्या, बी श्रेणी में जो होता है आपका, देखिए श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी एक होता है ए, बी, सी और डी। तो ए में कौन सा हो जाएगा, लकड़ी कोयला वगैरह आ जाता है। बी में आ जाएगा आपका, ए में आ जाता है आपका लकड़ी कोयला वगैरह आ जाएगा। बी में आ जाएगा द्रव्य जैसे कि पेट्रोल वगैरह आ जाएगा। सी जैसे कि इसमें LPG आ जाएगा। और डी किस में आ जाता है, तो डी आ जाएगा आपका बिजली वाले में। तो देखिए बी और डी को बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका CO2 का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या होता है, तो ढीला कनेक्शन। तो देखिए ढीला कनेक्शन जब भी होगा विद्युत उपकरण में तो वहाँ पे स्पार्किंग आएगा ही, और जब स्पार्किंग आएगा तो वहाँ पे जो है आग लगने की संभावना होती है। आगे देखते हैं कि घरेलू परिपथ में MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। मिनिएचर सर्किट ब्रेक जो होता है MCB का फुल नेम होता है। किसी को बिजली का झटका लगे तो यह ट्रिप हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCB का फुल नेम कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। आगे देखते हैं, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली का मुख्य भाग जो है आपका धुआं होता है। ऊष्मा डिटेक्टर हो जाता है। घंटिया जैसे डिकैंग पैनल, अलार्म पैनल आदि एवं बैटरी हो जाती है जो ध्वनि संकेत को आग ध्वनि संकेत के प्रणाली का मुख्य स्रोत होता है। ये विद्युत उपकरणों पर लगी आग को बुझाने के लिए फोम में झाग अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि विद्युत उपकरण से आग लग गया हो तो वहाँ पे हमको फोम और झाग का जो है अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये सभी में जो होता है आपका पानी का मात्रा होता है, और जब पानी की मात्रा होता है तो आपको जो है हानि हो सकती है, झटका लग सकती है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं कि बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अवशिष्ट को क्षार में मिलाने से निष्प्रभावी होती है। तो देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मान ले रहे हैं कि किसी भी प्लांट से आप जो कचरा निकाल रहे हैं तो उसमें जो होता है अम्ल की मात्रा होता है। जब अम्ल की मात्रा होता है तो अगर आप जो है इसको जो है पर्यावरण में इसी तरह से छोड़ दीजिएगा जो बहुत ही हानिकारक होता है अम्ल, इसीलिए जो है इसमें बेस मिला दिया जाता है। जैसे ही अगर अम्ल में बेस मिलता है तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, तो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि अम्ल वाले एसिड वाले चीज़ को अगर मान लेते हैं समुद्र में या किसी छोटे तालाब में, नदी में डाल देते हैं तो नदी के जीव जंतु जो होते हैं मरने लगते हैं। इसीलिए जो है इसको फ्रंट में ही बेस मटेरियल मिला दिया जाता है ताकि नदी में जा करके वो न्यूट्रल हो जाए और किसी भी प्रकार के जीव जंतु को हानि ना हो, वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि कार्बोनेशियम फायर जैसे कि लकड़ी की आग को क्लास A की श्रेणी कहते हैं। इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड या फायर एक्जिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तैलीय आग ऑयल फायर को B श्रेणी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्जिस्टर का उपयोग करना चाहिए। सही बात है। आगे देखते हैं कि गैस द्वारा लगी आग को क्लास C कहा जाता है। इसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का उपयोग करना चाहिए। बिजली द्वारा लगी आग को D क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हेलोन अग्निशामक मतलब कि टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं सोडा एसिड फायर एक्जिस्टर की पहचान का प्रतीक पीले रंग का होता है। फोम फायर एक्जिस्टिंग प्रचार का प्रतीक एक्जिस्टर का प्रतीक जो होता है भूरे रंग का होता है। आदेशात्मक चिन्ह का आकार गोला रंग नीला एवं सफ़ेद रंग का चिन्ह होता है। चेतावनी चिन्ह का आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है जो बैकग्राउंड पीला तथा बॉर्डर का रंग वे संकेत काले रंग का होता है। ये सभी जो है आपको हम वीडियो में बता चुके हैं। आगे देखते हैं कि आग में ईंधन होता है, ऊष्मा होता है और ऑक्सीजन मिल करके आग बनता है। आग किसको मिल करके बनता है, तो ईंधन को मिल करके
ऊष्मा को मिलकर के और ऑक्सीजन को मिलकर के जो है आपका आग बनता है। किसी तैलीय फर्श को 100 डक्ट या रेत डाल करके साफ़ करना चाहिए। तो किसी अगर तैलीय फर्श हो जहाँ पे आपका जो जैसे कि आप किसी मशीन पे वर्क कर रहे हो, वहाँ पे तेल गिरा हुआ है, ग्रीस गिरा हुआ है, तो उसको साफ़ करने के लिए जो है फर्श को 100 डक्ट या रेत डाल करके आप उसको साफ़ कर सकते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऐना का उपयोग करना चाहिए। ज्वलित विद्युत तार के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यूज करना चाहिए। तो जो अगर मतलब कि ज्वलित विद्युत तार है, विद्युत तार अगर आपका जल रहा हो तो वहाँ पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का उपयुक्त करना चाहिए। आगे देखते हैं कि नाक से खून आने पर सिर पर ठंडा पानी डालना चाहिए। तो देखिए ये आपका फर्स्ट एड में है कि अगर आपके नाक पे जो है खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, तो आप जो है सिर पे ठंडा पानी डालिए ताकि उसको फर्स्ट एड दिया जा सके। चिपिंग करते समय कटिंग एज पर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप मान लेते हैं कि चिपिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को छील रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, तो आप जो है कटिंग एज पे आपको ध्यान देना है। बिजली के तारों पर ओवरलोड में मूविंग पार्ट में लुब्रिकेशन न होना ही आग लगने का मुख्य कारण होता है। आगे देखते हैं कि CTC अग्निशामक यंत्र जो है पीतल का बना होता है। देखिए इसका जो आप याद रखिएगा कि CTC जो अग्निशामक यंत्र जो होता है पीतल का बना होता है। और CTC अग्निशामक यंत्र कहाँ यूज किया जाता है? तो बिजली वाले में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है कि ए क्लास की आग बुझाने के लिए, तो ए क्लास की आग किस में लगता है? तो लकड़ी कोयला में लगता है। और लकड़ी कोयला में आग बुझाने के लिए कागज़ में आग लगता है, तो ये सब ए क्लास के अंतर्गत आता है। तो उसको बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर व कार्बन टेट्राक्लोराइड और फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें समझिए कि A to Z का प्रयोग बता दिया गया है। CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। मानव शरीर से गुजरने वाले धारा का परिमाण जो होता है 1 माइक्रो एम्पियर से कम हो तो आघात की और अनुभूति नहीं होती है। बिल्कुल सही है। मानव शरीर पर बिजली के झटके को प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखे बालू का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्या बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखे बालू का प्रयोग जो है आग बुझाने में आप कर सकते हैं। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिक भार शरीर के पैर वाले हिस्से पे होना चाहिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। A to Z क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन आपको दिया गया है। अगर आप वर्कशॉप में काम रहे और आपको अधिक भार उठाना है तो आप कहाँ पर लोड दीजिएगा? तो आप अपने पैर पर जो है ज़्यादा हिस्से पर आप भार दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में बीटाडीन का ट्यूब होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो कि आपको बीटाडीन का ट्यूब इस तरह से मिलेगा। आपको ये हो जाएगा इस तरह से, आपको जो है बीटाडीन का ट्यूब मिलेगा। यहाँ से आपको जो है बीटाडीन निकल सकता है। तो वही बोला गया कि बीटाडीन का ट्यूब होना चाहिए। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग की जाने वाले अग्निशामक में CTC होना चाहिए। तो CTC कहने का मतलब कि अग्निशामक में जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होना चाहिए। तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष में, देखिए तेल, पेट्रोल और विद्युत दोष में अगर आग लगता हो तो आप कभी भी पानी से ना बुझाएं। पानी से इसीलिए नहीं बुझाएं, देखिए पेट्रोल जो होता है पानी से हल्का होता है। जैसे ही पानी डालिएगा पेट्रोल ऊपर चला जाएगा, आग जलते रहेगा। इसी वजह से जो है किसी तेल या लुब्रिकेंट या पेट्रोल से अगर आग लगता हो तो कभी भी पानी का यूज नहीं किया जाना चाहिए। और विद्युत दोष में भी, किसी विद्युत दोष में तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है पानी से यूज करने के लिए। तो उस कंडीशन में जो है आप जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। और जो है इस कंडीशन में जो है आप फोम वाला जो होता है उसको भी यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं वाटर ब्रेक परीक्षण के सतह की सफाई की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सरलतम विधि मुंह से मुंह श्वास देना होता है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ करना चाहिए या फिर सूखी लकड़ी से डंडे के तार पर या व्यक्ति के उस अंग पे मार करना चाहिए जो अंग विद्युत संपर्क में आया हो। पैरों की सुरक्षा के लिए एक रबर के सोल वाले जूते पहनना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। जैसे आपका किसी भी प्रकार के किसी चीज़ को आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे व्हील के साइड में खड़ा रहें। अगर व्हील के साइड में खड़ा रहेगा तो चिंगारी जो है आपका जो है बाहर की ओर फेंकेगा और आपका जो है शरीर जो होता है आपका सही रहता है। इसीलिए बोला गया है कि ग्राइंडिंग करते समय आप जो है साइड में रहिए। आगे देखते हैं कि 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है।
तो ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में कि 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर जो होता है भारतीय अधिनियम 1930 लागू होता है। आगे देखते हैं कि विद्युत दुर्घटना के अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से होता है। समांतर 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो 90 वोल्ट से अधिक होता है तो हमारे शरीर में जो है विद्युत धारा का आर पार जो है आपको प्रभावित हो जाता है। आगे देखते हैं विद्युत झटका लगे व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पानी तुरंत नहीं पिलाना चाहिए। देखिए इस लाइन को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो है वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं तो आपको जो है अगर विद्युत लगे व्यक्ति को जो है चाय नहीं देना है, कॉफ़ी नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं देना है, पानी नहीं देना है। कब? तुरंत नहीं देना है। आगे देखते हैं कृत्रिम श्वास के लिए सिल्वेस्टर विधि को ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाल पाए गए हों। अगर इनकेस मानते हैं सिल्वेस्टर विधि जो है, आप सिल्वेस्टर विधि देख चुके हैं, तो आपको जो बताया गया है कि कब यूज किया जाता है। जब यूज किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाल पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कर सकते हैं। घायल व्यक्ति से अधिक खून बहने की दशा में घाव को दबाना चाहिए ताकि खून बहाव कम हो सके। ये सभी फर्स्ट एड बताया गया है। पुनर्चक्रण एक अवशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचत करती है। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के छाती व पेट में चोट हो तो नेल्सन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए अगर छाती और पेट में चोट हो तो आप जो है नेल्सन विधि के श्वास के रूप में कर सकते हैं। अगर आपका जो है जब जो है पीड़ित के सीने पर छाल पाए जाते हैं तो आप सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कीजिए। आगे देखते हैं एक होता है सैफर विद्युत। सैफर विद्युत क्या है? सैफर विधि में विद्युत झटके के पश्चात रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। जब पीड़ित के पीठ पर छाले हो तो सैफर विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि जब धारा के मान में होने वाले ऐसी वृद्धि जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में संकुचन होता है एवं वह धारा स्रोत से अलग नहीं हो पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसके हम फ्रीजिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं फ्रीजिंग धारा की मान जो होता है 10 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 40 माइक्रो एम्पियर के बीच होती है। और आर्क वेल्डिंग करते समय काला चश्मा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इस दौरान जो होता है परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उत्सर्जित होता है। जब आप जो है वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग दुकान पे जाते होंगे तो उस दुकान पे जो है एक प्रकार के चिंगारी निकलते हैं, उसमें जो होता है अल्ट्रावायलेट रे होता है। अगर आपका अल्ट्रावायलेट रे जो है आँख के संपर्क में आएगा तो आपका जो है आँख को हानि हो सकती है, इसीलिए जो है अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है वहाँ पे। आगे देखते हैं कि सिर की सुरक्षा से संबंधित उपसाधन सुरक्षा हेलमेट, हेयर नेट, वे जो है बल्ब कैप पहनना चाहिए। कारीगर को काम में रुचि नहीं होने का कारण पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी व झगड़ा होना आदि हो सकता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है मार्केट में। आगे देखते हैं यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा हो तब आसुत जल कहने का मतलब कि डिस्टिल वाटर में फिटकरी का घोल लगा करके लगाना चाहिए। देखिए कितना बड़ी बात बोला गया है कि यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून का रिसाव हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो है आसुत जल कहने का मतलब कि डिस्टिल वाटर जो होता है डिस्टिल वाटर में फिटकरी का घोल लगा करके लगाना चाहिए। डिस्टिल वाटर कहने का मतलब कि जो सलाइन वाला वाटर होता है वो सभी डिस्टिल वाटर होता है। आगे देखते हैं धारा का सुरक्षात्मक मान जो होता है 9 माइक्रो एम्पियर होता है जो मानव जो है 3 सेकंड तक सह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या बोला गया है। जब व्यक्ति को 20 माइक्रो एम्पियर धारा का झटका लगता है तो दर्दनाक झटके का अनुभव होता है। यदि 20 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 30 माइक्रो एम्पियर धारा मानव शरीर से होकर प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव जो है श्वसन समस्या के रूप में एक परिलक्षित हो जाती है। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाले आग को बुझाने के लिए आप जो है शुष्क रसायन का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे तो ऊष्मा संबंधी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ठंडे ढीले कपड़े पहनना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बारे में कि ऊष्मा संबंधित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है उनको जो है ठंडे और ढीले कपड़े पहनना चाहिए ताकि जो है ऊष्मा संबंधित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको ठंडे और ढीले कपड़े पहनना चाहिए। आगे देखते हैं कि बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले आवरण को वो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि लोग गलती से उसके विद्युतीय भाग के संपर्क में नहीं आए और या गार्डिंग कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम गार्डिंग कहेंगे।
आगे देखते हैं कि मानव सहित मनुष्य त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग 500 से आपका जो है 3000 ओम तक होता है। ये क्वेश्चन जो आप याद कर लीजिएगा कि त्वचा सहित मानव का आंतरिक प्रतिरोध लगभग 500 से 3000 ओम होता है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्यवाही में उसकी सांस की जाँच करनी चाहिए। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत घायलों के अनुत्पादक समय की लागत होती है। नमी युक्त रसायन अग्निशमक आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले यह मुख्य अवयव कौन सा है? तो आपका पोटेशियम है। आगे देखते हैं कि विद्युत आघात की तीव्रता में सहायक कारक शारीरिक प्रतिरोध, संपर्क अवधि, मौसम की स्थिति एवं धारा का परिणाम होता है। शुष्क चूर्ण पाउडर अग्निशामक का प्रयोग जो है डी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है। तो डी प्रकार की आग किससे होता है? तो जो डी प्रकार की आग जो होता है आपका इलेक्ट्रिक वाले में लगता है। आगे देखते हैं पेच व उदासीन तार के शॉर्ट सर्किट होने पर उच्च धारा प्रवाह और आग उत्पन्न हो जाता है। ज्वलनशील तरल एवं बहती तरल अग्नि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है? तो CO2 अग्निशामक होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को झाग या रेत से ढक करके अलग करना स्मूथरिंग कहते हैं। तो देखिए जब ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है और आग को बालू या झाग से जो होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्मूथिंग बोलते हैं, स्मूथिंग बोला जाता है। आगे देखते हैं वर्ग डी की श्रेणी अग्नि मुख्य रूप से धातु में लगी आग के लिए उपयुक्त होता है। आँख में कुछ कण चले जाने पर तुरंत आँख को जो है पानी से धोना चाहिए, साफ पानी से धोना चाहिए। अग्निशमक हेतु एक आधारभूत तरीके स्टार्विंग होता है। ईंधन को आग में जलने से हटाने या सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो स्टारवेस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा देखिएगा कि स्टारवेस हम कहते हैं किसको हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है छोटे छोटे कि ईंधन को आग में जलने से हटाने या सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो स्टारवेशन बोलते हैं। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन जो होता है हो जाता है। हेलोना आग बुझाने वाला अवयव है। हेलोना जो है आग बुझाने वाला अवयव है। यह विद्युत का कुचालक होता है एवं यह डिस्चार्ज होने पर गैसीय हो जाता है। आगे बात करते हैं हेलोना अग्निशमक का प्रयोग विमान अग्निशमक के रूप में प्रायः किया जाता है। बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपायों की व्यवस्था सर्किट में बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है, जैसे कि ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहते हैं इसको। आगे देखते हैं प्रभावी हाउसकीपिंग देखेंगे तो उत्पादन में वृद्धि हो सकता है। हाउसकीपिंग के माध्यम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ सकता है, दुर्घटना में कमी आ सकती है। आगे देखते हैं कि कार्यशाला में आपातकालीन प्रतिक्रिया क्या होता है। रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी के तीन मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो शक्ति की विफलता, पावर ऑफ फेलुअर, आग पकड़ना, फायर कैचिंग हो सकता है, प्रणाली विफलता हो सकता है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है एमसीबी का पूर्ण नेम होता है। आगे देखते हैं इसमें हम आगे देखते हैं कि किसी भी पदार्थ का दहन तीन कारक ईंधन, ऊष्मा तथा ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए झाग उत्पन्न करने वाले तंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र का उपयोग करते हैं। तो श्रेणी बी में आग किसके माध्यम से लगता है? तो तेल के माध्यम से लगता है। और श्रेणी सी के आग के अंतर्गत जो है सिलेंडरों में एलपीजी गैस इत्यादि लगने वाले गैस आते हैं। श्रेणी सी की आग बुझाने के लिए आप जो है CO2, हेलेना आदि शुष्क रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए बिजली के उपकरणों, तार एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगने वाले आग जो है डी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संरक्षण के अभिप्राय बिना उत्पाद की गुणवत्ता को हटाए ऊर्जा की खपत को कम करना होता है। आगे देखते हैं ऊर्जा जांच एक प्रकार का सर्वेक्षण है जो कि किसी संगठन संस्था द्वारा किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि ऊर्जा जांच सर्वेक्षण की सहायता से संबंधित सुझावों को ऊर्जा संरक्षण का अवसर कहते हैं। लघु संरक्षण अवसर अधिकतम
साधारण रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सरलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। माध्यम ऊर्जा संरक्षण अवसरों के माध्यमिक ऊर्जा संरक्षण अवसर भी कहते हैं। माध्यमिक ऊर्जा संरक्षण अवसरों के लिए अतिरिक्त निवेश तथा माध्यम क्रियान्वयन समय की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा संरक्षण अवसर महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विस्तृत ऊर्जा संरक्षण अवसरों में अत्यधिक निवेश तथा माध्यम क्रियान्वयन समय की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2007 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा। इनकेस जो है आपको क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो एग्जाम में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। अब हम इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और जहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कीजिएगा। और हम इसका जो ये वाले PDF जो है उसको हम पिन कर देंगे। अन्यथा आप अगर बुक लिए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, जो आप एक बार जा करके इसको रीड कीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, रीड कीजिएगा, आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो मिलेगा। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।